नमस्कार दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10 के लिए मैं आज मैथ का टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूँ। दोस्तों, बीच बीच में मैंने कंपटीशन की रीजनिंग, मैथ, अनुपात समानुपात 8वीं कक्षा से कंपटीशन कक्षा के लिए बहुभुज का टॉपिक ये कक्षा 8 के लिए लेकर मैं आपके बीच आया था। आज कक्षा 10 के लिए मैथ का वीडियो है। मेरा अब मकसद है कि मैथ की प्रत्येक प्रश्नावली को कंप्लीट कराया जाए, प्रत्येक प्रश्नावली को। तो कम से कम एक प्रश्नावली के 3 से 4 वीडियो होंगे। कम से हो सकते हैं इतने, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैथ की कंप्लीट मैंने कल बताया था आपको 40 नंबर का मैटर, तो मैंने कल आपको 9 टॉपिक बता दिए थे। तो आज अपन जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसी के प्रश्न आपके बीच लेकर मैं आता हूँ। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक होने के बाद मैं आपके बीच में एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से भाग में कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। देखो, पिछली बार तक केवल 4 भाग होते थे पेपर के, अ ब स द। पूरा पेपर 80 नंबर का पिछली बार था, इस बार भी 80 नंबर का ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार पेपर के 5 भाग कर दिया आपके खंड अ में भी देखो 2 पार्ट है। शुरू के 10 प्रश्न रहेंगे, वो अ ब स द के हिसाब से रहेंगे, उनको आपको 10 नंबर देने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक ये पहले क्वेश्चन में रहेंगे 10 क्वेश्चन जो अ ब स द होंगे आपके, और क्वेश्चन 2 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न होगा। जैसे पिछले एग्जाम में 10 प्रश्न आते थे, पिछले साल तक अ ब स द वाले क्वेश्चन नहीं थे, इस बार अ ब स द वाले क्वेश्चन जुड़े हैं 10 नंबर के, नया एक और। तो 2 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का, तो 10 प्रश्न 10 नंबर के। खंड ब में क्या है, 12 से 19 8 प्रश्न है टोटल, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहने वाला प्रत्येक क्वेश्चन। खंड स के अंदर 20 से 23 मात्र 4 प्रश्न रहने वाले, प्रत्येक प्रश्न 4-4, प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का। और खंड द में केवल 2 प्रश्न रहेंगे, 24 और 25, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का, तो 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 10 नंबर के। फिर पिछले एग्जाम तक 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते थे, इस बार केवल 3 ही प्रश्न 6-6 नंबर के आएंगे। 3 प्रश्न 26, 27, 28, तो 3 प्रश्न के यहां से 18 नंबर। इस प्रकार आपको टोटल 10, 20, 30, 30 और 50 80 नंबर मिलने वाले टोटल। ये आपका सिलेबस रहने वाला है इस बार इस अकॉर्डिंग। अब जिस हिसाब से मैं आपको 1-2 दिन में ये नोट्स करा रहा हूं, मैं आज से ही शुरू कर रहा हूं पहले क्वेश्चन, उस हिसाब से आपका पेपर आएगा। फिर उसके बाद में कंप्लीट मैथ कराऊंगा, उसके बाद में अपनी कोचिंग के नोट्स लॉन्च करूं। हो सके तो मैं आपको बीच में नोट्स पढ़ाने लग जाऊं। मैं आज से आपके बीच में कक्षा 10 के लिए मैथ के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, उस हिसाब से आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आज शुरू के खंड अ के प्रश्न आते हैं, जो पहले में 10 क्वेश्चन आते हैं, उन 10 प्रश्नों की अपन बात करेंगे। कुल मिलाकर 10 नंबर का सिलेबस आज पढ़ेंगे अपन। तो बिना समय गवाए मैं खंड अ के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 10 प्रश्नों की बात करता हूं। खंड अ में पहले प्रश्न में कुल 10 प्रश्न रहेंगे, अ ब स द के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है आपके बीच, जैसे इसका अ ब स द अपने को 110, 25 ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, वहां उनमें से एक टिक करना। लेकिन बंधुओं, आपको तो तरीका आना चाहिए, सही है। पहला क्वेश्चन है वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। मैंने वैदिक विधि के लिए केवल एक ही विधि बताई है, संकलन विकलन विधि, क्योंकि इस बार विधि से तो अपने से पूछेगा नहीं। वैदिक में कोई भी विधि से कर दो, एकाधिकरण विधि से कर दो, निखिलम से कर दो, अनुरूपेण से कर दो, या संकलन विकलन से कर दो, सब वैदिक ही विधि है। तो अपन इसका एक ही तरीका है अपने पास, संख्या में इकाई अंक जोड़ दो, संख्या में से इकाई अंक घटा दो, और इकाई अंक का वर्ग कर दो, सही है ना। 105 में 5 जोड़ने पर 110 गुणा 105 में से 5 घटाने पर 100 और 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25।
110 में 100 से गुणा करने पर 110, ये 11, इसमें 25 जोड़ दिए तो भाई 11,025, ये आपके आंसर है। खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। आपको हमेशा हमेशा वैदिक विधि ये यूज करनी है कोई भी क्वेश्चन, नहीं तो भाई देखो इसकी सेकंड ट्रिक, अगर एकाधिकेन सूत्र बोलता है, एकाधिकेन मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में बताया था, ये सूत्र मान लो 105, एकाधिकेन है ना, इकाई अंक का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, अब 10 को 10 से गुणा मत करो, 10 को 11 से गुणा कर दो, यहां पर 5 का वर्ग कर दो, 10 गुणा 11 करने पर 110 और 5 का वर्ग 25, ये भी आंसर है। लेकिन अपने को परमानेंट ये विधि यूज करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें एकाधिकेन में केवल जिसका इकाई अंक 5 होता है ना वही होता है, या भिन्न के रूप की संख्या होती है, तो अपने को ऐसी विधि यूज करनी है जो हर सूत्र में काम आए। तो ये खत्म। हाँ वायदा, अगर कोई भिन्न की संख्या आ जाए ऐसी 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6, जैसे ये प्रश्न आ जाए मान लो, तो इसमें एकाधिकेन पूर्वेण लगा देना। देखो कैसे, 31 31 दोनों में सेम मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे 31 गुणा 32 ओब्लिक 1/6 को 5/6 से गुणा, मतलब इकाई को गुणा, 31 गुणा 32 करने पर 292, 5 एकम 5 करने पर 5 और 6 गुणा 6 करने पर 36, यही आंसर है। इस प्रकार के सवाल का पता रखना, अगर ऐसी आ जाए तो इकाई अंक को 1/6 को और 5/6 को अलग गुणा, और शेष 31 31 है उनको अलग गुणा, तो 31 को 31 से नहीं 31 को 32 से गुणा कर देना। ठीक है, सबसे मुश्किल था वैदिक विधि से वर्ग, इसलिए मैंने बताया ये विधि परमानेंट यूज करनी है, हो गया। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बहुपद के टॉपिक से आएगा। बहुपद के टॉपिक से कोई भी समीकरण आपको दे देगा और पूछेगा x का मान ये रखने पर, वो रखने पर, 1 2 3 जो भी मान दे देगा, रखने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। देखो बंधुओं, अपने पास है क्वेश्चन केवल ये है, अपने पास f(x) बराबर 3x + 2, ये क्वेश्चन अपने पास केवल इसमें बोल रहा मैं x बराबर 2 रखने पर, x है ना उसकी जगह 2 रख दो। बहुत ललन टॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सीधा, x की जगह 2 रख दो, तो 3x है तो 3 गुणा दो प्लस 2, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, 6 + 2 करने पर कितने आते हैं भाई 8। अरे भाई 5वीं 6वीं चौथी तीसरी का बालक कर सकता है इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन बहुपद से आएगा आपकी, खत्म। तीसरा क्वेश्चन होगा, और ऑप्शन के क्वेश्चन ये अवसद मिलेंगे आपको वहां। अब बस में तो आपको तरीका ही बता रहा हूं, अवसद तो ऑटोमेटिक आएंगे, आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांकों का गुणनफल। दोस्तों तीसरी प्रश्नावली में अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, ax² + bx + c = 0, और ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या होता है ये? द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इसमें एक की जगह तो है 1, यहीं रख दो इस सूत्र को c, तो a की जगह 1 है, b की जगह -2 है, c की जगह -8 है। प्रत्येक द्विघात समीकरण में a b c होता है। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, शून्यांकों का गुणनफल। मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा। देखो अपन ने 2 सूत्र पढ़े थे, एक तो शून्यांकों का योग और एक शून्यांकों का गुणनफल। पहले अपन से गुणनफल पूछ रहा तो गुणनफल बता देते हैं इसे। तो भाइयों आपको पता होना चाहिए गुणनफल का सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a। यहां पर c का मान कितना, -8, a का मान कितना 1, -8 में 1 का भाग देने पर -8, यही आंसर -8 हो गया। बहुत ही चीज। अब अपन से गुणनफल की जगह अगर वो शून्यांकों का योग पूछ ले, शून्यांकों का योग, तो बताओ योग का सूत्र, योग का सूत्र होता है भाई -b/a, b/a योग का, और गुणनफल का c/a। तो देखो माइनस तो माइनस, b की जगह बताओ, a की जगह 1, b की जगह -2, b की जगह -2, a की जगह 1, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस के 2, 2 में 1 का भाग 2, तो ये योग हो गया। अब वो गुणनफल या योग आपसे एक बात पूछेगा,
तो तीसरा क्वेश्चन द्विघात बहुपद से आएगा। आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। गुणनफल का सूत्र c बटा a, योग का सूत्र माइनस b बटा a। कोई भी मान पूछे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अगला चौथा प्रश्न आपके बीच में प्रश्नावली 6 से आएगा, त्रिकोणमिति से। प्रश्नावली 6 से और आएगा क्या, मान पूछेगा sin 30 का, cos 30 का, sin 45 का, tan 45 का, tan 60 का, कोई भी मान पूछ सकता है। इसका मतलब आपको सारणी का मान पता होना चाहिए। छठी प्रश्नावली से एक बड़ा भी क्वेश्चन आता है। देखो उसने पूछा sin नहीं cos पाई बटा 3। देखो क्षेत्रफल की प्रश्नावली में पाई का मान होता है, क्षेत्रफल में पाई का मान होता है भाई 22/7। और त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है भाई 180। पाई का मान कितना होता है 180। तो यहां पर क्षेत्रफल नहीं है, साइन कोस टेन कोटा, तो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180। तो देखो भाई कोस का कोस, पाई की जगह 180/3, कोस का कोस 180 में 3 का भाग देने पर कोस 60। अब आप बताओ कोस 60 का मान कितना था। कोस 60 का मान होता है भाई 1/2। तो इसका यही आंसर 1/2। अगर यह साइन पूछ ले तो साइन का मान बता देंगे। पाई का मान 180 होता है, ये पता रखना। कई बंधु हैं मेरे से जो पाई का मान 22/7 रखने को तैयार है। 22/7 केवल क्षेत्रफल में आता है। त्रिकोणमिति की जब भी बात आए तो पाई का मान 180 रख देगा। 180 में 3 का भाग 60 बार। अब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। आंसर खत्म। अब पांचवा क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति की 8वीं प्रश्नावली से, जिसका नाम अवनमन उन्नयन, ऊंचाई दूरी से, ऊंचाई और दूरी से। देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। भाई ये देखो खंबा और यह है इसकी परछाई, ये दोनों आपस में बराबर है। तो दोस्तों देखो अगर ऊंचाई h है तो छाया भी कितनी है h, ठीक है। फिर वो पूछ रहा तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये होता उन्नयन कोण और यहाँ होता अवनमन कोण। उन्नयन कोण, अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये इसमें कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। अब कर्ण से कोई मतलब, लंब आधार किस में आता है, लंब आधार आता है भाइयों, लंब आधार आता है टेन में। टेन थीटा बराबर लंब कितना है इसका h, और आधार भी कितने का h। h में h का भाग देने पर 1 आता है भाई, कितना आता है 1, h में h का भाग। अब 1 किसका मान होता है, 1 मान होता है tan 45 का। tan से tan का कोण का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ये ही आंसर है। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी ऊंचाई और आधार बराबर दिखे तो बिना सोचे समझे 45 मार दो। जब भी 1:3 में दिखे तो tan 30 मार दो। जब भी √3:1 दिखे तो tan 60 मार दो। और 1:1 दिखे तो 45 मार दो। इसमें सोचना ही मत। 1:√3 दिखे तो 30 मार दो, √3:1 दिखे 60 मार दो। शर्त होनी चाहिए ये लंबाई, ये ऊंचाई होनी चाहिए और ये छाया होनी चाहिए। खत्म का बैठ तो चलो। tan लगेगा इसमें, ऊंचाई और छाया पूछेगा tan लगेगा, tan का मान याद रखना बस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच आएगा भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे मस्त प्रश्नावली है कक्षा 10 में 90 नंबर पर का प्रश्नावली 9। देखो भाइयों एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी, तो भाई y का मान बताना। किसका मान बताना, y का। और अगर आपको y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी, तो आपको x का मान बताना, x का मान बताना। ये पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। अब बताओ क्या पूछा, x अक्ष से दूरी। अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो y का मान बताना, मान कितना है इसका -3 है, यही आंसर। और अगर वो y अक्ष से दूरी पूछता है, अरे x और y दो ही मित्र है, एक से दूर कौन होगा, दूसरा होगा। x से दूर y और y से दूर x। x अक्ष से दूरी पूछे y का मान, y अक्ष से दूरी पूछे x का मान। x का मान कितना
7। तो कुछ भी पूछे ये हो गया खत्म। यही क्वेश्चन बोर्ड 2013 में आया था कक्षा 10 में, यही क्वेश्चन था। दोबारा आ सकता, जो पहले आ सकता वो भी आ सकता। ठीक है, अब अपन 7वें प्रश्न पर बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपके बीच आधारभूत समानुपाती प्रमेय वाली प्रश्नावली से आएगा। इस प्रकार आपको एक आकृति दे रखा है, इसमें देखो AD का मान 4, ये मान दे रखा 4, BD का मान 6, ये मान दे रखा 6, AE का मान 5, मतलब ये मान का 5, तो ये मान अपने से पूछा। देखो भाइयों, आधारभूत समानुपाती प्रमेय होता है AD बटा BD, AD बटा BD, अनुपात में रख दो एक ही भुजा को। उसी प्रकार क्या होगा, AE बराबर EC, इसे कहते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय ASP, है ना। अब देखो AD का मान कितना दे रखा 4, BD का मान 6, AE का मान 5, इसी का मान पूछा था x मान लो और बचे गुणा कर दो। तो देखो 4 गुणा x किया तो 4x, और 5 को 6 से गुणा किया तो 30, तो x बराबर करे तो 30/4, और 30 में 4 का भाग देंगे तो भाइयों 7.5 आएंगे, और यही आपके आंसर खत्म। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा 3 समरेखीय बिंदुओं से। सबसे पहले देखो समरेखीय होता क्या, समरेखीय का मतलब होता एक ही लाइन पर 3 बिंदु होना, 3 बिंदु ना, 3 संरेखीय बिंदु, इसका मतलब होता है एक ही लाइन पर 3 बिंदु होना। अगर इसकी जगह क्वेश्चन आ जाता 3 असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु, तो इसका मतलब होता जैसे 1 2 3, 3 लाइन पर 3 बिंदु होना। तो संरेखीय में तो एक ही लाइन पर होते हैं, और असमरेखीय में अलग अलग होते हैं। जैसे 4 असमरेखीय आ जाते तो 4 असमरेखीय आ जाती तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। असमरेख में अलग अलग लाइन पर अलग अलग बिंदु होता है, समरेख में एक ही लाइन पर सारे बिंदु होते हैं। अब इस बिंदु से कोई वृत्त गुजर ही नहीं सकता, तो आंसर 0। भाई इससे वृत्त गुजर सकता है या केंद्र मान करके, लेकिन इससे वृत्त नहीं गुजर सकता, या केंद्र मान है तो इन दोनों से ही गुजरेगा, तो तीनों बिंदुओं से नहीं गुजरेगा, तो इसका आंसर 0। असमरेखीय में 1 होगा। पता रखना क्वेश्चन यह आ सकता है कि 3 असमरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। 3 असमरेख बिंदु मतलब एक त्रिभुज, बीच में उसका केंद्र ले लो, एक वृत्त बना। असमरेख में यह हो सकता है और समरेख में नहीं हो सकता, मतलब 0। याद रखना। यह आपके बीच में 9वां क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो देखो आपको ऑप्शन भी दे रखे इसमें, पाई में ऑप्शन दे रखा, तो पाई का मान रखना नहीं है अपने को, छोटा प्रश्न है, रखेंगे कैसे। गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन का सूत्र होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 का 4/3, पाई का पाई, r क्यूब की जगह रख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 काट दो, अब बचे क्या 3 3 9, 9 चौगुना 36, 36 पाई, यही आंसर है आपके भाई। इसको गुणा करने पर 36 पाई, बस ये आंसर, ऑप्शन सी आंसर। हाँ भाइयों, लास्ट प्रश्न आज का 1 टर्म 1 3 2 5 9 का माध्यिक है। यहां पर माध्यिक का सीधा सीधा मतलब औसत से जाएगा, राशियों का योग, राशियों की संख्या, तो सबको जोड़ दो, 1 + 3 + 2 + 5 + 9, और कितनी संख्या 1 2 3 4 5, ये 5, तो 1 और 3 4 2 6 5 11 9 20, 20 में 5 का भाग कितनी बार 4 बार, यही आपके आंसर है। इस प्रकार दोस्तों आज आपके 10 नंबर कंप्लीट करवाए मैंने। 10 नंबर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो मैंने आपको पढ़ाए, आप और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। हम आपको नोट्स करा देंगे, उसके बाद आप अपनी मेहनत करना, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाएगी। मेहनत पर मेहनत करते जाओ, तकदीर बन जाएगी। अपने माँ बाप अपने से जितनी उम्मीद करते हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने ऊंचे देखना, उन्हें हकीकत करके मैं दिखाऊंगा माँ,
ठीक है, आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।